नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। आज बात 22 जनवरी को हुई प्राण प्रतिष्ठा के बाद राजनीति में उत्पन्न हुए हालात की। 22 जनवरी को जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसके बाद से राजनीति में एक अलग प्रकार का बदलाव देखने को मिला है, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई। 22 जनवरी तक तो राम मंदिर का मुद्दा पूरी तरह से मीडिया में छाया रहा, हर तरफ उसी का चर्चा था। लेकिन जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, उसके बाद नीतीश कुमार ने एक ऐसा दांव चला कि पूरा का पूरा मीडिया का ध्यान बिहार की ओर चला गया। पिछले 3-4 दिन से लगातार तरह तरह की घटनाएं बिहार में हो रही हैं, अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं, और 26 जनवरी आते आते यह निश्चित हो गया कि बिहार में राजनीतिक पाला बदल होने वाला है। बिहार में नीतीश कुमार के जो तेवर हैं, वो 26 जनवरी आते आते यह निश्चित कर गए कि अब नीतीश कुमार राजद और कांग्रेस का साथ बिहार में नहीं देंगे। अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना सकते हैं। बीच में कुछ खबरें इस तरह की भी आई थी कि वो विधानसभा भंग करने की भी सिफारिश कर सकते हैं। हालांकि यह थोड़ा टेक्निकली उनके लिए कठिन था, क्योंकि बिहार में जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में न तो आरजेडी चाहेगा कि इस समय बिहार में विधानसभा भंग हो, और ना ही बीजेपी चाहेगी, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव ये दोनों ही पार्टियां लोकसभा चुनाव के साथ नहीं लड़ना चाहेंगे, और कम से कम बीजेपी तो बिल्कुल नहीं लड़ना चाहेगी। तो ऐसे में जो विधानसभा भंग करने वाली स्थिति है, उसकी संभावना बहुत कम है। तो अब जिस तरह से नीतीश कुमार भाजपा के साथ आ रहे हैं, उसमें अगर कुछ चीजों को देखा जाए तो ये वही नीतीश कुमार हैं और वही भाजपा है, जो कल तक एक दूसरे को कुछ भी बोल दें, कहा नहीं जा सकता था। भाजपा ने कहा नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। नीतीश कुमार जो एक समय पर कहते थे कि भाजपा उनके लिए पूरी तरह से अब अछूत हो गई है, अब वही भाजपा उत्सुकता से नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ी हुई है। और जो नीतीश कुमार कह रहे थे कि मरना कबूल है लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, वह भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए उत्सुक है। अब राजनीति कुछ चीज ही इस तरह की है कि इसमें कौन नेता कब क्या बोलता है, उसकी बात पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। कई बार तो ऐसा होता है कि वो 10 मिनट पहले उसने जो बात बोली होती है, 10 मिनट बाद उसी बात से पलट जाता है। तो अभी बिहार में करीब करीब वैसी ही स्थिति है। अब बिहार सरकार का तो जो भी हो रहा है वह होगा ही, क्योंकि सबने मन बना लिया है। लेकिन इससे सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है, तो उस प्रयास को हो रहा है जिसे इंडिया गठबंधन नाम दिया गया था। यद्यपि बहुत सारे लोग इस इंडिया नाम के खिलाफ थे, और
वो कभी इस गठबंधन को इंडिया नहीं बोलते हैं, बल्कि वो इंडी अलायंस बोलते हैं। तो इस इंडी अलायंस का एक बड़ा नुकसान होगा। यह वो इंडी अलायंस है जो पिछले लंबे समय से आकार लेने की कोशिश कर रहा था, और बिहार इस गठबंधन के लिए आधार भूमि था, और नीतीश कुमार इस गठबंधन के सूत्रधार थे। हालांकि नीतीश कुमार को जिस काम के लिए लगाया गया था, नीतीश उस काम को करने में असफल रहे, यूं कहें कि केवल आंशिक रूप से सफल हुए। नीतीश कुमार की जिम्मेदारी थी कि वो उड़ीसा में नवीन पटनायक और तेलंगाना के केसीआर, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, इन तीनों लोगों को समझाकर या सहमत करके इस गठबंधन में लाएंगे। ममता बनर्जी की जहां तक बात है, तो ममता बनर्जी ऑलरेडी कांग्रेस के टच में रही हैं, पहले भी सरकार में भी सम्मिलित रही हैं, तो उनको लेकर के कोई दिक्कत थी नहीं। वो पहले भी आ सकती थी, नीतीश कुमार के बिना भी आ सकती थी, तो उसमें नीतीश कुमार का कोई विशेष रोल नहीं था। नीतीश कुमार असफल यूं हुए कि उन्होंने प्रयास किया, और काफी प्रयास किया, लेकिन ना तो वो नवीन पटनायक को उस कथित इंडिया अलायंस में ला पाए, और ना ही वो केसीआर को ला पाए। केवल एक व्यक्ति, अब उनके समझाने से आया या उसकी अपनी परिस्थितियां थी, वो था केजरीवाल, जो इस गठबंधन में सम्मिलित हुआ। अब केजरीवाल के साथ उस समय पे समस्या यह थी कि जो दिल्ली सर्विस एक्ट में सरकार ने संशोधन किया था, उस संशोधन को केजरीवाल चाहते थे कि सारे दल मिलके राज्यसभा में गिरा दें, जिससे कि दिल्ली की जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर केजरीवाल का नियंत्रण रहे। इसके चलते केजरीवाल जरूर इस गठबंधन में सम्मिलित हुए। अब इधर जो नीतीश ने किया वो तो अपनी जगह है, उससे ज्यादा बड़ी दिक्कत पश्चिम बंगाल में आ गई। और पश्चिम बंगाल की भी जो समस्याएं शुरू हुई, उससे पहले उत्तर प्रदेश में खींचतान चल रही थी। अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच पिछले काफी समय से खटास चल रही है, और इस खटास के चलते उत्तर प्रदेश में भी इन दोनों दलों के बीच सीटों का समझौता नहीं हो पा रहा है। अखिलेश यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस निगोशिएशन टेबल पर आए, ठोस प्रस्ताव लेकर के आए, तो उस पर विचार किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी केवल हवा हवाई बातें कर रही है, कोई ठोस बातचीत नहीं कर रही है, जिसके चलते अखिलेश यादव ने एक चाल चली, और कांग्रेस को धमकाने के उद्देश्य से अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल के साथ सीटों के समझौते की घोषणा कर दी। अब इस समझौते के अनुसार अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच सीटों का समझौता हो गया है, जिसके तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगा। जब इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी को इस पर कोई चिंता या कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई हलचल नहीं हुई, तो अखिलेश यादव ने एक और कोशिश की, और उस कोशिश के तहत उन्होंने लखनऊ लोकसभा सीट, जिस पर ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी अपना दावा कर रही है चुनाव लड़ने का, वहां से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया।
अब अखिलेश यादव लखनऊ सीट पर प्रत्याशी घोषित करके राहुल गांधी के ऊपर दबाव बनाना चाह रहे थे, लेकिन इस बीच में हुआ यह कि जो राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर के चल रहे थे, तो उसके साथ ममता बनर्जी ने अन्याय कर दिया। हुआ यह कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को एक प्रस्ताव दिया था। ममता के अनुसार जो सूचनाएं थी मीडिया जगत में, वो यह थी कि ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कह रही हैं। वह चाहती हैं कि कांग्रेस उन 2 सीटों पर चुनाव लड़े जहां वर्तमान में कांग्रेस के सांसद हैं। लेकिन कांग्रेस शायद बहुत ज्यादा सीटें मांग रही थी। सूचनाएं ऐसी हैं कि कांग्रेस 10 से 12 सीटें मांग रही थी पश्चिम बंगाल में, जो कि कांग्रेस की हैसियत के हिसाब से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा है। इसके अलावा ममता बनर्जी का एक और रिजर्वेशन था, वह था कम्युनिस्ट पार्टियों को लेकर के। ममता बनर्जी कतई नहीं चाहती हैं कि कम्युनिस्ट पार्टियां किसी भी तरह से पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थिति में दिखें कि ममता और कम्युनिस्ट पार्टियों के बीच में कोई समझौता हो गया है। कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ना नहीं चाह रही है, तो ऐसे में ममता का नाराज होना स्वाभाविक था। और जैसा ममता का नेचर है कि वो कहीं यात्रा पे जा रही थी और अचानक रास्ते में शायद उनकी गाड़ी के साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया था, तो वहां पर जो पत्रकार उनके साथ चल रहे होंगे, तो वो गाड़ी से बाहर आई तो पत्रकारों ने पूछ लिया, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमने जो कांग्रेस को प्रस्ताव दिया था, उस प्रस्ताव को कांग्रेस पार्टी ने ठुकरा दिया है, और ऐसी स्थिति में अब हमने यह फैसला किया है कि हम पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। हमारा किसी पार्टी के साथ पश्चिम बंगाल में कोई सीट शेयरिंग का इरादा नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में इस गठबंधन का कुल मिलाकर जो हाल था वह बेहाल हो गया, या यूं कहें कि यह गठबंधन धराशाही हो गया। इसके बाद अभी टीवी पे ये स्टेटमेंट चल ही रहे थे कि अचानक एक सूचना आई कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी में इस प्रकार की सहमति दे दी है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। और उसके लगभग आधे 1 घंटे बाद भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लियर कर दिया कि पंजाब में किसी तरह का गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं होने जा रहा है। तो पूरब में बंगाल गया, उत्तर में पंजाब। इधर उत्तर प्रदेश में स्थिति मैंने बता ही दी, खराब है। अब कुल मिलाकर अगर आप उत्तर भारत को देखेंगे, तो अगर आप उत्तर से शुरू करते हैं, तो उत्तर पश्चिम से कह लें, तो आपका पंजाब, जहां इनका आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होना था, खत्म हो गया। दिल्ली में गठबंधन हो ना हो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग सभी सीटों पर बीजेपी 55% या उससे ज्यादा मत लेकर के चुनाव जीती थी। तो एक साथ हो भी जाते हैं तो बहुत फर्क नहीं पड़ता, और बाकी तो राजनीति है। फिर आप आ जाइए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अभी तक इनके बीच कोई समझौता हो नहीं पा रहा है। बिहार, नीतीश कुमार गठबंधन से बाहर आ गए हैं, और अब तो मुझे लगता है कि इन लोगों को इस गठबंधन का स्वाहा ही कर देना चाहिए, क्योंकि अब इंडिया नाम का कोई मतलब बचा नहीं। जो 2-3 दल इसमें सम्मिलित हुए थे, जेडीयू सम्मिलित हुआ था, आम आदमी पार्टी सम्मिलित हुई थी, वो चले गए। अब उद्धव ठाकरे को छोड़ करके कोई ऐसा नया दल इसमें नहीं बचा है जो इनके यूपीए का हिस्सा या यूपीए का सहयोगी न रह चुका हो। तो अब ये इंडिया का तो कोई मतलब बचा नहीं। तो बिहार में बेकार हो गया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने साफ कह दिया, ममता बनर्जी कहे हम इंडिया में तो सम्मिलित हैं लेकिन पश्चिम बंगाल में कोई सीट शेयरिंग नहीं करेंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश में करेंगे या पंजाब में करेंगे? क्या उनके पास 4 वोट भी है उत्तर प्रदेश और पंजाब में, या किसी अन्य राज्य में?
अगर त्रिपुरा में कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है, आसाम में हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत हो, तो वहां पे कांग्रेस आपको क्यों सीट देगी? जब आप पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को सीट नहीं देंगे, तो त्रिपुरा में या आसाम में कांग्रेस आपको सीट क्यों देगी? तो कुल मिलाकर के आप देखें तो उत्तर भारत के जो 4 बड़े राज्य थे, या इसमें आप बंगाल को पूर्वी भारत कह सकते हैं, तो ये 4 राज्य तो चले गए। अब अगर आप देखें तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु 2 राज्य बचते हैं, जहां पर अभी कांग्रेस पार्टी का अलग-अलग दलों के साथ समझौता है। तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके के साथ मिलकर सरकार चला रही है, और पिछला चुनाव डीएमके और कांग्रेस ने मिलकर के लड़ा था। महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, इनके साथ कांग्रेस का गठबंधन है। महाराष्ट्र में भी खींचतान मची हुई है, जहां शिवसेना लगातार यह दावा कर रही है कि उसने पिछले चुनाव में 23 प्रत्याशी चुनाव में उतारे थे, तो कम से कम 23 तो वह उतारेगी ही। तो वहीं कांग्रेस के अपने दावे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में भी उतनी खींचतान नहीं है, आगे क्या होगा पता नहीं। सबसे ज्यादा जो चिंता कांग्रेस को करनी चाहिए, वह करनी चाहिए तमिलनाडु में। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का अखिलेश यादव के साथ एक ठीक ठाक समझौता ना हुआ, तो तमिलनाडु में भी कांग्रेस को दिक्कत आएगी। और मुझे तो यह लगता है कि तमिलनाडु में उस स्थिति में कांग्रेस को स्टालिन के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर स्टालिन की मदद के कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में शायद एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं होगी। और अगर पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी का अलग अलग दलों के साथ समझौता नहीं होता है, तो एआईएडीएमके के कमजोर पड़ने के बाद, जो जयललिता की पार्टी थी, डीएमके आज की तारीख में तमिलनाडु में बहुत मजबूत है, और उसका जो मुख्य प्रतिद्वंदी है वह भाजपा हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में स्टालिन कांग्रेस को आंख भी दिखा सकते हैं। हो सकता है स्टालिन यह भी कह दें कि जिन 8 सीटों पर आपके सिटिंग एमपीज हैं, उनमें से भी आपको कुछ सीटें छोड़नी पड़ेंगी। कहने का मतलब यह है कि स्टालिन तमिलनाडु में कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए 8 सीटें भी ना दें। अगर ऐसी स्थिति आती है तो कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। अब देखिए, कांग्रेस के जो सहयोगी बचते हैं, वह बचता है लेफ्ट फ्रंट। अब लेफ्ट फ्रंट आज की तारीख में जिस एक राज्य में मजबूत है, वह है केरल। और केरल में सीपीआईएम यह पहले ही कह चुकी है कि केरल में हमारा कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं होगा, तो केरल में वह नहीं मिलकर के लड़ने वाले। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति पहले से ही खराब है, वहां पर इनको एक भी लोकसभा सीट मिलेगी इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। अब साउथ इंडिया में 2 राज्य बचते हैं, एक बचता है कर्नाटक और दूसरा बचता है तेलंगाना। तो कर्नाटक और तेलंगाना में भले ही कांग्रेस पार्टी ने पिछले साल कर्नाटक में बहुत अच्छे बहुमत से सरकार बनाई हो, लेकिन जो वहां का पिछला कई सालों का लोकसभा का रिकॉर्ड है, उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस वहां पर कोई बहुत बड़ा गेम प्ले करेगी। मुझे वहां की परिस्थितियों को देखते हुए और जिस तरह से एचडी देवगौड़ा की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, इनके बीच में जो समझौता हुआ है कर्नाटक में, उसके बाद मुझे बार बार यह लगता है कि इन दोनों दलों का जो
कंबाइंड स्कोर होगा चुनाव बाद, वह 28 में से 21 से लेकर 25 के बीच होगा। तो कर्नाटक में भी कोई बहुत मजबूत स्थिति में कांग्रेस नहीं होगी। तेलंगाना की जहां तक बात है, तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले एक तरह से तेलंगाना में सरेंडर कर दिया था, जिसके चलते कांग्रेस की स्थिति वहां काफी मजबूत हो गई। केसीआर के खिलाफ एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। तो ऐसी स्थिति में जब लोकसभा का चुनाव होगा, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ेगा, तो तेलंगाना में भी भाजपा की स्थिति शायद पहले से मजबूत होगी। कांग्रेस की क्या होगी उसका अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन भाजपा की स्थिति पिछले लोकसभा चुनाव से मजबूत ही होगी। अगर केसीआर मजबूती के साथ वापस आते हैं चुनाव में, तो कांग्रेस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा तेलंगाना भी। और अगर दक्षिण में कांग्रेस पार्टी कमजोर पड़ती है, तो उत्तर में तो उसका सुपड़ा साफ वैसे ही है। आप जम्मू कश्मीर से ले लीजिए, कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पर कांग्रेस इस स्थिति में हो कि वह दावे के साथ कह सके कि इस राज्य में उस कांग्रेस पार्टी कम से कम एक लोकसभा सीट तो जीतेगी ही। एक भी राज्य नहीं है। आप ऊपर से शुरू कीजिए, जम्मू कश्मीर दावे से नहीं कह सकती, हिमाचल प्रदेश वही स्थिति है, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल या नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट, कहीं पर भी कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है जहां आज कांग्रेस यह दावे से कह सके कि वह चुनाव में कम से कम एक लोकसभा सीट तो जीतेगी ही जीतेगी। एक संभावना कांग्रेस, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर के पंजाब में चुनाव लड़ते, तो वह एक बहुत मजबूत स्थिति वाला राज्य होता कांग्रेस के लिए। वहां पर मुझे लगता है कि यदि वे दोनों मिलकर के चुनाव लड़ते, तो जो भी इनके बीच में सीट शेयरिंग होती, दोनों मिलकर के 13 की 13 सीटें स्वीप कर जाते हैं, अगर दोनों मिलकर लड़ते हैं। अब उसमें किसके हिस्से में कितनी आती वो अलग बात है। अगर 7-6 होती, कांग्रेस को 6 मिलती, आम आदमी पार्टी को 7, तो 6 सीट कांग्रेस के हिस्से आती। अगर 5-8 होता, तो 5 कांग्रेस के हिस्से आती। कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर के अभी स्थिति कांग्रेस की बहुत खराब हो गई है। और अगर आप बात करें पूर्व की, तो बिहार में स्थिति खराब है ही, बंगाल में खराब है ही, उड़ीसा में कांग्रेस का जनाधार लगभग ना के बराबर बच गया है, झारखंड में भी वह कोई बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, छत्तीसगढ़ अभी हाल में चुनाव हारी है। आप इधर मध्य में आ जाएंगे, पश्चिम में आ जाएंगे, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी हाल में चुनाव हारी है। गुजरात में कांग्रेस कोई लोकसभा सीट जीतेगी यह शायद कल्पना भी कांग्रेस नहीं करती है। तो कुल मिलाकर के एक राज्य बचता है महाराष्ट्र, और 2 राज्य बचते हैं कर्नाटक और तेलंगाना, जहां पर कांग्रेस कुछ मजबूत स्थिति में हो सकती थी। लेकिन अगर उत्तर में कमजोर पड़ेगी, तो जो एक माहौल तैयार होगा, उस माहौल में वह महाराष्ट्र में भी कमजोर पड़ेगी। हालांकि महाराष्ट्र में कोई दावा नहीं कर सकते वहां भी, क्योंकि वहां पर बीजेपी गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है। तो महाराष्ट्र की भी स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। तेलंगाना के में क्या होगा पता नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस बहुत अच्छा कर नहीं पाएगी, मुझे बार बार लगता है। अब यदि कांग्रेस इन सब चीजों में जूझती रही और इससे पार ना पा पाई, या तमिलनाडु में स्टालिन ने भी कांग्रेस पार्टी की बाह मरोड़ने की कोशिश की, तो एक स्थिति यह भी आ सकती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो सबसे बड़ा विपक्षी दल हो, उसका नेता 40 साल के बाद भाजपा या कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल से हो, और इसकी संभावना काफी कुछ है। अगर तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच में समझौता नहीं होता है सही से, या डीएमके 34-35 सीटों पर चुनाव लड़ती है, तो तमिलनाडु की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि डीएमके शायद कांग्रेस पार्टी से भी बड़ी पार्टी बनकर के लोकसभा में आए।
और कांग्रेस के लिए ये जो इंडिया गठबंधन वाला जो गुब्बारा था या जो सौदा था, वह उसे बहुत ज्यादा महंगा पड़े। आज की चर्चा में इतना ही। कृपया अपने विचार इस पर साझा कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।